हाल ही में हमने देखा कि कैसे श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते चले गए। जरूरी सामान की कीमतें आसमान छूने लगी। कागज की कमी के कारण सरकार को बच्चों की परीक्षाएं तक रद्द करनी पड़ी। पेट्रोल, केरोसिन, दूध, दालों जैसी जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। जगह जगह प्रदर्शन हुए और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे ही कुछ हालात हमारे एक और पड़ोसी देश नेपाल में भी हो सकते हैं। पर ऐसा क्या हो रहा है कि नेपाल के मीडिया में इस तरह की बातें होने लगी हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में नेपाल के आर्थिक हालात उसे श्रीलंका के रास्ते पर ले जा सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। नेपाल के सेंट्रल बैंक, जिसे नेपाल राष्ट्रीय बैंक भी कहते हैं, उसके गवर्नर ने नेपाली वित्त मंत्रालय को लिखी एक चिट्ठी में आगाह करते हुए कहा है कि सरकार को फौरन पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर नियंत्रण लगाना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो नेपाल दिवालिया होने वाला है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर किसी और का कर्ज चढ़ जाए और वह कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते कर्ज चुकाने में असमर्थ हो तो वो खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है। व्यक्ति के केस में ये कर्ज किसी दूसरे व्यक्ति या बैंक से भी हो सकता है, लेकिन क्या कोई देश भी दिवालिया हो सकता है? देश को दिवालिया तब माना जा सकता है जब वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और दूसरे देशों से लिया गया लोन चुकाने में असमर्थ हो जाए। इसकी शुरुआत किसी देश की क्रेडिट रेटिंग खराब होने से होती है और इंटरनेशनल मार्केट का भरोसा उस पर से उठ जाता है। क्रेडिट रेटिंग खराब होती है तो कर्ज देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी लोन लेना आसान नहीं होता। अब क्यों माना जा रहा है कि नेपाल फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं, आइए जानते हैं। पिछले दिनों खबरें आई थी कि नेपाल ने लग्जरी आइटम्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। इन लग्जरी आइटम्स में व्हीकल्स, मोपेड्स, गोल्ड, खिलौने, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के साथ साथ पैडी, राइस, तंबाकू उत्पाद और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसी बहुत सी चीज़ों के लिए भी लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने से मना कर दिया गया है, जिससे इन वस्तुओं का इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। 27 अप्रैल को लागू हुआ ये बैन जुलाई के मध्य तक लागू रहेगा। इसके अलावा सरकार ने ईंधन बचाने की कवायद भी शुरू कर दी है। नेपाल विदेशी मुद्रा भंडार के बड़े हिस्से का इस्तेमाल तेल के आयात के लिए करता है। तेल कम खर्च हो, इसके लिए सरकार ने कटौती करने का फैसला किया है। अब सरकारी ऑफिसों में हफ्ते में 1 की बजाय 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। नेपाल अपनी ज़रूरत का पूरा तेल बाहर से आयात करता है और जब से रूस और यूक्रेन का झगड़ा शुरू हुआ है, कच्चे तेल के दामों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए उतना ही तेल लेने के लिए नेपाल को अब ज़्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है। इससे विदेशी मुद्रा भंडार जल्दी ख़त्म हो रहा है। लोग कम तेल का इस्तेमाल करें, इसके लिए नेपाल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाने पड़े, जिसकी वजह से खाने पीने के अलावा दूसरी बुनियादी चीज़ें भी महंगी हो गई। तो दोस्तों, नेपाल ने इन चीज़ों के इंपोर्ट पर रोक क्यों लगाई है? तो इसके पीछे का कारण है कि नेपाल लिक्विडिटी क्रंच और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की समस्या से जूझ रहा है। क्योंकि अगर नेपाल को बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करना है तो उसे डॉलर्स में पे करना होगा, और जाहिर है कि नेपाल डॉलर्स में पे नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है कि किसी देश के पास कितने डॉलर्स बचे हैं। अगर नेपाल के फॉरेक्स रिजर्व पर एक नज़र डाली जाए तो जुलाई 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में इसमें 17% की कमी आई है। जहां फॉरेक्स रिजर्व जुलाई 2021 में 11.75 बिलियन डॉलर्स था, वहीं फरवरी 2022 में ये घटकर 9.75 बिलियन डॉलर्स हो गया है। जबकि भारत की बात की जाए तो ये 600 बिलियन डॉलर के आसपास है। भारत के पास इस समय जो फॉरेक्स रिजर्व है उससे भारत अगले 1.5 साल तक इंपोर्ट कर सकता है, जबकि नेपाल ने इस लक्ष्य को 7 महीने रखा है और हाल के दिनों में वो इस लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर पा रहा है। नेपाल में पैसे की भारी कमी हो चुकी है। नेपाल के बैंक्स के पास पैसा खत्म हो चुका है, जिससे वहाँ लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है, और जाहिर है कि लोन नहीं मिलने से लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया रुकने लगता है। क्योंकि बैंक्स के पास पैसा नहीं है, इसलिए पैसे को इकट्ठा करने के लिए बैंक्स डिपॉजिट रेट्स को बढ़ा रहे हैं, जिससे लोन रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। लोन रेट बढ़ने के बाद भी बैंक्स लोन नहीं दे पा रहे हैं। नेपाल में इतना बड़ा क्राइसिस जो पैदा हो गया है उसके पीछे बहुत से और कारण भी हैं।
नेपाल में फाइनेंशियल क्राइसिस का एक कारण है वो लोग जो नेपाल से बाहर काम करते हैं और पैसा अपने देश में भेजते हैं। विदेशों से अपने देश में पैसा भेजने को रेमिटेंस कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल की जीडीपी का 30% रेमिटेंसेस पर डिपेंडेंट है। फरवरी 2022 से पिछले 7 महीने में रेमिटेंसेस में 4.9% की गिरावट आई है, जबकि पिछले साल ये 10.9% ज़्यादा था। रेमिटेंसेस पर डिपेंडेंट होना किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जैसे कोरोना के समय में लोगों को वापस अपने अपने देश लौटना पड़ा था, वैसी स्थिति में बाहर से आने वाले पैसे पर फर्क पड़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा किसी देश में संकट आने पर भी वहां से पैसा आना बंद हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण जिससे नेपाल में ये क्राइसिस बढ़ सकता है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो पैसा होता है जो सरकार निर्माण कार्यों जैसे कि फ्लाईओवर, ब्रिजेस और दूसरे ऐसे कामों पर खर्च करती है जिससे आगे चलकर उसके लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। अब नेपाल सरकार की बात करें तो नेपाल सरकार ने 378 बिलियन नेपाली रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने का लक्ष्य रखा था, पर इस साल के पहले 7 महीनों में सरकार ने इसका सिर्फ 22.76% पैसा ही खर्च किया है। नेपाल में पनपे इस क्राइसिस का एक और बड़ा कारण माना जा रहा है कोरोना के समय वहां के बैंक्स द्वारा अपनाई गई नीति को। इस समय बैंक्स ने बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर बहुत ज़्यादा लोन बांट दिए, जिससे बैंक्स के पास पैसा खत्म हो गया, क्योंकि उस समय बिना सोचे समझे बांटे गए लोन्स में बहुत कम वापस आए। इस वजह से भी बैंक्स के पास पैसे की कमी हो गई। नेपाल के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार पहले 8 महीनों में महंगाई का औसत 7.14% रहा, जो पिछले 6-7 महीनों में सबसे ज़्यादा है। अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों और खाने पीने के सामान की वैश्विक कीमतें बढ़ने के कारण नेपाल में भी महंगाई बढ़ रही है। कोरोना के समय में हर देश को टूरिज्म सेक्टर से होने वाली कमाई का नुकसान उठाना पड़ा था। कोरोना ने श्रीलंका के टूरिज्म उद्योग की कमर तोड़ दी थी और इसीलिए श्रीलंका की स्थिति और ज़्यादा खराब हुई, क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर पर टिका है और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया का टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ। इसीलिए नेपाल भी इससे नहीं बच पाया है। लिहाजा नेपाल में विदेशी मुद्रा का आना कम हो गया, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। देश का व्यापार घटकर $207 करोड़ का हो गया, जो नेपाल जैसे देश के लिए चिंताजनक स्थिति है। इन कारणों से विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में भी तेजी से कमी हुई है। अप्रैल की शुरुआत में सरकार ने नेपाल की राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। नेपाल के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ था कि एनआरबी के गवर्नर ने 5 साल का कार्यकाल पूरा न किया हो। उनके ऊपर सीक्रेट जानकारी रिलीज करने का आरोप लगाया गया। उन्हें केपी शर्मा ओली की सरकार ने नियुक्त किया था। ओली जुलाई 2000 तक नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पद छोड़ना पड़ा था। गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को हटाने के फैसले की नेपाल में खूब आलोचना हुई। कहा गया कि आर्थिक संकट के समय सेंट्रल बैंक के गवर्नर को हटाना कतई गलत है। अगर नेपाल के हालात पर गौर करें तो ऐसा लगता है श्रीलंका वाली नियति बहुत दूर नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की तरह नेपाल भी बहुत हद तक टूरिज्म और विदेश में काम कर रहे नागरिकों की कमाई पर निर्भर है। कोरोना का कहर कम होने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार देखा जा रहा था। इन देशों में पर्यटकों का आना भी शुरू हुआ था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने इस संकट को दूसरे स्तर तक पहुंचा दिया। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार ने टैक्स में कटौती की, फिर रासायनिक खादों पर बैन लगा दिया। ऐसा उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया, लेकिन श्रीलंका की जनता अचानक हुए इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। ना ही उनकी उपज के लिए मार्केट उपलब्ध था। इससे खेती भी चौपट हो गई और अंत में इसका भार सरकारी खजाने पर आ गया। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण श्रीलंका ने पहले लग्जरी आइटम, फिर धीरे धीरे बुनियादी चीज़ों को आयात पर रोक लगा दी। फिर पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करनी पड़ी और कई हफ्तों के प्रोटेस्ट के बाद वहां के प्रधानमंत्री राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। अब क्या सच में नेपाल का हाल श्रीलंका की तरह होगा? नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन मिश्रा ने इस आशंका को नकारा है। उन्होंने दावा किया है कि नेपाल की हालत श्रीलंका जैसी नहीं है और दोनों की तुलना करना सही नहीं होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गाड़ियों, लग्जरी सामान के आयात की वजह से उनका देश दबाव में है। अगर इसे नियंत्रित कर लिया गया तो इकोनॉमी को पटरी पर लाया जा सकता है। जानकारों की माने तो नेपाल के पास चीज़ों को ठीक करने के लिए 6 महीने का समय बचा है।
अगर इस अवधि में सरकार ने संकेतों को नहीं पकड़ा तो हम अपने पड़ोस में दूसरा श्रीलंका देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, नेपाल श्रीलंका बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।